Hello everyone, welcome to Super 20 Institute. My name is Vanshika and I'm your biology teacher. So हमने लास्ट के लेक्चर्स में अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है फ्रॉम यूनिट 1 दैट इज रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स राइट। तो अब तक जो हम टॉपिक्स डील कर चुके हैं उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट, देन हमने उसके बाद उसमें पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, उसके बाद हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट किया था कल, दैट वाज पॉलिनेशन। ठीक है, क्योंकि अब एक तरफ मेल गेमेटोफाइट डेवलप हो गया और फीमेल गेमेटोफाइट भी डेवलप हो गया, दोनों ही नॉन मोटाइल हैं। ठीक है, तो दोनों को अगर आके आपस में फ्यूज़ करना है तो उसके लिए उन दोनों को पहले पास में होना पड़ेगा, देन ओनली दे विल बी एबल टू फ्यूज़ टुगेदर। ठीक है, तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए जिस प्रोसेस की ज़रूरत होती है, ठीक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन के बारे में तो हम लोअर क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं राइट। तो वहाँ पे हमने ना मेजरली दो तरह के पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? एक तो हमने पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और दूसरी जो चीज हमने पढ़ी थी दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। इन दोनों की डेफिनेशन हम लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़ रखी है। ठीक है, अब हम बड़े हो गए हैं ना, हमारे कंसेप्ट्स भी उस अकॉर्डिंगली ब्रश अप होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर कल क्या देखा था कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में ना टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन दी हुई है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन। कितने टाइप्स की दी हुई है बताएगा कोई मुझे? कल बताया था मैंने आपको, मैं जैसे आपको रिवाइज करा रही हूँ ताकि हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर पाए। यस राइट, 3 टाइप्स की होती है। कल हमने अपनी फर्स्ट टाइप डील कर ली थी, दैट वाज सबसे पहले हमारे पास आती है ऑटोगैमी। ठीक है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन राइट। दूसरी हमारे पास कौन सी आती है? डाइटोनोगैमी। ठीक है, और थर्ड वन हमारे पास आती है रिनोगैमी। क्या पढ़ा था हमने कल? कल हमने अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा था कि सेल्फ पॉलिनेशन कैसे प्लांट्स में होती है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए। ठीक है, तो हमने पढ़ा था उसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के बारे में पढ़ा था राइट, कि कैसे क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के केस में सेल्फ पॉलिनेशन ऑब्लिगेटरी है ना। वहाँ पे हमने एक टर्म पढ़ी थी एंथेसिस। ठीक है, ओपनिंग ऑफ फ्लावर बर्ड के प्रोसेस को हम एंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, फिर कल हमने अपनी जब क्लास कंपाइल अप की थी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, एनसीईआरटी का डिस्कस किया था कि बाय pollen grains in case of wind pollinated plants are majorly wasted instead of कंजर्वेशन। ठीक है, तो वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी कि जब विंड पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन्स जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे पोलन ग्रेन्स ज़्यादा वेस्ट होते हैं। ठीक है, बट जब कोई और एजेंट उसको कैरी करके लेके जाता है तो फिर क्या होता है, स्पीसीज स्पेसिफिसिटी आ जाती है, पोलन ग्रेन्स हमारे कम वेस्ट होते हैं। ठीक है, कल के टॉपिक में हमने यहाँ तक पढ़ा था, हमारा जो ऑटोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन था वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम पहले देखेंगे डाइटोनोगैमी के बारे में, देन जीनोगैमी के बारे में। ठीक है, कल हमने क्रॉस पॉलिनेशन का ओवरव्यू भी ले लिया था कि क्रॉस पॉलिनेशन के केस में क्या होता है। ठीक है, इट इज़ ईजी टू गेट कन्फ्यूज्ड है ना पढ़ते टाइम पे। तो अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है, लाइक आप लोगों ने जाके अपना प्रीवियस लेक्चर तो रिवाइज करना ही करना है।
ठीक है, ताकि जब मैं आपको नया टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ठीक है, तो फिर आज हम स्टार्ट करते हैं गाइटोनोगैमी से। ठीक है, तो पहले हम गाइटोनोगैमी की डेफिनेशन ही देख लेते हैं। ठीक है, तो गाइटोनोगैमी क्या है? इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स to stigma to the stigma of the different flower but on the same plant। क्या हो रहा है यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन्स का एक दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, बट क्या चीज हो रही है यहाँ पे कि जो हमारा फ्लावर है वो तो डिफरेंट है बट प्लांट हमारा सेम है। तो टेक्निकली क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो गाइटोनोगैमी के केस में फंक्शनली यहाँ पे क्या हो रही है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। क्या हो रही है, बट अगर हम बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रही फंक्शनली। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है, और यहाँ पे जेनेटिकली देखें तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है। अब इस चीज को हम कैसे समझते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन क्यों बोल रहे हैं फंक्शनली और सेल्फ पॉलिनेशन क्यों बोल रहे हैं? जेनेटिकली हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारा पोलन ग्रेन आ रहा है वो सेम ही प्लांट से आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे कोई जेनेटिक मेकअप तो डिफरेंट होगा नहीं, तो जो हमारी नेक्स्ट प्रोजेनी बनेगी इट वुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पेरेंट प्लांट। ठीक है, तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट गाइटोनोगैमी इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बट फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन क्यों है, क्योंकि जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो एक फ्लावर से उठ के दूसरे फ्लावर पे जा रहे हैं। ठीक है, बट वो फ्लावर कहाँ प्रेजेंट है, सेम ही प्लांट में प्रेजेंट है। ठीक है, बट अगर फंक्शनली देखा जाए तो वो तो क्रॉस पॉलिनेशन ही रही है ना, सेम प्लांट में थोड़ी पॉलिनेशन हो रही है। अगर तो सेम में होती तब हम बोलते कि इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, बट अब उठ के दूसरे फ्लावर पे जा रही है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग दैट गाइटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ तक आपको समझ में आया? ठीक है, अब हमें गाइटोनोगैमी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं ये किसमें होती है, मेज में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज जीनोगैमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इट इज ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन वेयर जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन comes to the stigma of the flower। ठीक है, इसीलिए इस केस में वेरिएशंस भी आते हैं, इसीलिए हम इसको इट इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन आ रही है और पोलन ग्रेन एक दूसरे प्लांट से उठ के आ रहा है। ठीक है, समझ आ रही है क्या बोल रही हूँ मैं? अब आपको डिफरेंस पता चल गया ना गाइटोनोगैमी और जीनोगैमी के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारी ये तीनों टाइप्स तो क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद जो हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, हमने पढ़ना है आपके एनसीईआरटी की बुक में ना एक टर्म दे रखी है आउटब्रीडिंग मेथड्स। ठीक है, तो ये आउटब्रीडिंग मेथड्स का एक बार ये देख लेते हैं हम लोग।
Outbreeding method basically वो requirements and that are necessary to carry out cross pollination. ठीक है, बेसिकली क्या है आप एक बार डेफिनेशन नोट कर लीजिए. बेसिकली these are the requirements to carry out क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, तो अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी कि एक प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन ही हो. ठीक है, सबसे पहली जो इसमें कंडीशन आती है वो क्या होगी, हमारा प्लांट डायोशियस है. ठीक है, और उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है. ठीक है, प्लांट हमारा डायोशियस है और उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है, मतलब मेल फ्लावर डिफरेंट होगा और फीमेल फ्लावर डिफरेंट होगा. तो उसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑब्लिगेटरी. मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग इसको पूरा सेंटेंस बना के लिखिएगा. ठीक है, ये तो हमने देखा यूनिसेक्सुअल फ्लावर का केस. अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे उसमें हम क्या देखेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर का केस. जो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया हमने. ठीक है, अब बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट होंगे. मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है ना यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में. तो उधर क्या होगा, वहां पे अगर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, कल मैंने आपको पढ़ाई थी ना दो टर्म, सेल्फ कंपैटिबिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ाई थी ना. क्या मतलब होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का, इट मींस द पोलन एंड द पिस्टल आर नॉट कंपैटिबल इनफ टू फ्यूज विद ईच अदर. क्या बोलेंगे हम अगर इसको लेमन लैंग्वेज में समझना हो तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पोलन है और हमारा पिस्टल है ये दोनों आपस में कंपैटिबल नहीं है, इनका फ्यूजन नहीं हो सकता. तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इनको क्रॉस पॉलिनेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, कल हमने इसीलिए पढ़ा था कि अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है इट डज नॉट मीन दैट इट इज ऑलवेज गोइंग टू कैरी आउट सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, वो चीज यहाँ प्रूव हो गई ना जब हम ये आउटब्रीडिंग मेथड पढ़ रहे हैं कि जो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर है दो इट इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बट इट डज नॉट इंश्योर self pollination. Why? Because there can be a chance of self incompatibility कि दोनों गेमेटोफाइट कंपैटिबल नहीं है फ्यूज करने के लिए. सो इन ऑर्डर टू डू दैट वी नीड टू डू क्रॉस फर्टिलाइजेशन. राइट, यहाँ तक आपको पहले दो पॉइंट समझ में आ गए. अब हम एक और चीज एक और टर्म आती है यहाँ पे, दैट इज प्रीपोटेंसी. ठीक है, प्रीपोटेंसी, प्री मतलब पहले. प्रीपोटेंसी के केस में क्या होता है, प्रीपोटेंसी हमारा वो केस है जहां पे जो हमारा पोलन ग्रेन आ रहा है ना प्लांट का वो अपने प्लांट पे जर्मिनेट नहीं कर सकता. मतलब बाइसेक्सुअल फ्लावर है. ठीक है, एंथ्रोडाइसेंस हुई, पोलन ग्रेन रिलीज हुआ. ठीक है, तो हम देख ही लेते हैं एक बार डायग्राम के थ्रू. ठीक है, अब ये हमारा स्टिग्मा है राइट और पोलन ग्रेन्स आ रहे हैं. ठीक है, ये हमारे पोलन ग्रेन्स हैं. अब ये जो पोलन ग्रेन्स है ना दे आर नॉट पोटेंट इनफ टू जर्मिनेट. तो क्या हो रहा है इस कंडीशन में कि अब
पॉलिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रीपोटेंसी वाला टर्म भी क्लियर हो गया ना, कि जहाँ पे अपने ही प्लांट के पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट नहीं कर पा रहे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रीपोटेंसी, ठीक है। इसलिए उस कंडीशन में भी क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए अपने, जहाँ पे जो इंश्योर करवाते हैं कि इस कंडीशन में क्रॉस पॉलिनेशन होने वाली है, ठीक है। पहले हमने पढ़ा डायोशियस प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाली कंडीशन, देन हमने पढ़ी बाइसेक्सुअल फ्लावर वाली कंडीशन जिसमें हमने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। अभी हमने पढ़ा है प्रीपोटेंसी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो हम कंडीशन पढ़ने वाले हैं दैट इज हाइपोगैमी। अब हाइपोगैमी का क्या मतलब है? हाइपोगैमी ये है कि कई बार क्या होता है, फिजिकल बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक साइड हमारा एंथर है और एक साइड हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा एंथर बहुत हाइट पे, बट जो हमारा स्टिग्मा वो थोड़ा लो है, ठीक है। अभी हम ऐसे देख लेते हैं, मार्कर, ये दोनों मार्कर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा एंथर है और ये हमारा स्टिग्मा है, ठीक है। तो यहाँ से जब एंथर मैच्योर होगा, उसकी डेहिसेंस होगी, तो ऑब्वियसली मोस्ट कॉमन जो एजेंट होता है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए वो विंड होता है, ठीक है। तो उड़ जाएगा, तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि वो ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा ना, नीचे गिरने के तो बहुत रेयर चांसेस हैं, ठीक है। तो फिर क्या फिजिकल बैरियर बीच में इनके प्रेजेंट है ना, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हाइट पे नहीं है, तो फिर बहुत कम चांसेस होंगे कि यहाँ से पोलन ग्रेन निकल के यहाँ पे लैंड करेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? तो ये जो हाइट वाला बैरियर है ना, ये इट इज अ काइंड ऑफ फिजिकल बैरियर। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, हाइपोगैमी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है आउटब्रीडिंग मेथड्स का, कि कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं या कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो इंश्योर करते हैं कि इस केस में क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के जो हमने कल डिफरेंट एजेंट्स पढ़े थे ना, या हमने कैटेगराइज किया था पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, कोई मुझे बताएगा कौन कौन सी दो मेजर कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था पॉलिनेटिंग एजेंट्स को? यस, एक हमारे पास थे बायोटिक एजेंट्स और दूसरे थे हमारे पास एबायोटिक एजेंट्स, ठीक है। तो जो हमारे पास एबायोटिक एजेंट्स है ना, ये हमारे पास सिर्फ 2 टाइप्स के ही हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आएगा विंड और दूसरा हमारे पास आएगा वाटर, ठीक है। और एबायोटिक एजेंट्स हमने बहुत सारे पढ़े थे, जैसे कि हमने पढ़ा था इंसेक्ट्स के बारे में, देन हमने पढ़ा था स्नेल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में, ठीक है। बर्ड्स के अलावा हमने और क्या पढ़ा था, बैट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, स्नेक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो आज ना हम एक एक करके ये सारे एजेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वी विल स्टार्ट विद पॉलिनेशन बाय विंड, ठीक है, जिसको हम किस नाम से भी जानते हैं, एनेमोफिली के नाम से, ठीक है। तो हम देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं जो जिनमें एनेमोफिली होती है वो कैसे दिखते हैं और कैसे उस केस में पॉलिनेशन होती है। तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या हम पहले एबायोटिक फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे विंड की, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पॉलिनेशन बाय विंड और एयर,
इज कॉल्ड एनीमोफिली। ठीक है, तो अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो ये तो हमने पढ़ा ही था कि जब एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था ना, तो सबसे पहले जो मोस्ट कॉमनली पॉलिनेटिंग एजेंट यूज होता था दैट वाज विंड। ठीक है, और इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मोस्टली किस केसेस में होती है पॉलिनेशन बाय विंड। ये होती है ग्रासेस के केस में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उन प्लांट्स की जो पॉलिनेट करते हैं बाय विंड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये नॉन कलर्ड होते हैं। ठीक है, ज्यादा कलरफुल नहीं होते, नॉट वेरी वाइब्रेंट। ठीक है, और कलरफुल। ठीक है, दूसरा क्या चीज होती है यहाँ पे, ये फ्रेग्रेंस में कोई नहीं होती, तो क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन फ्रेग्रेंट। ठीक है, और बहुत ज्यादा पोलन रिलीज करते हैं। ठीक है, क्यों बहुत ज्यादा क्यों करते हैं पोलन रिलीज, कल भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी पॉलिनेशन होती है ना थ्रू विंड, उस केस में क्या होता है कि वहां पे वो मल्टी डायरेक्शनल है। ठीक है, कोई डायरेक्शन है नहीं है इसकी, तो एक पॉइंट ये भी नोट कर लीजिए, मल्टी डायरेक्शनल है ये। ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल है तो उसे पता ही नहीं कि किधर जाना, तो इस केस में क्या होगा, बहुत ज्यादा वेस्टेज होगी पोलन ग्रेन्स की। ठीक है, तो इसकी वजह से वो बहुत सारे पोलन रिलीज करते हैं ताकि जो हमारा पोलन ग्रेन है वो सही जगह पे जाके लैंड हो जाए, अगर उस प्रोसेस में कुछ पोलन ग्रेन्स इधर उधर वेस्ट भी हो रहे हैं तो। ठीक है, यही रीजन था कि ड्यूरिंग एवोल्यूशन जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं वो आजकल हमारे विंड पॉलिनेशन को प्रेफर नहीं करते, वो मोस्टली कोई भी बायोटिक फैक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो अब अगर विंड से पॉलिनेट होना है तो फिर जो हमारे पोलन ग्रेन्स है ना, लाइट वेट होंगे और स्मॉल होंगे, ताकि उनको ट्रांसपोर्ट करना इजी हो लगा, so that they can be transported easily. ठीक है, और क्या होता है कि जो इनके केस में जो हमारा स्टिग्मा होता है ना बहुत ज्यादा फेदरी होता है। ठीक है, और जो हमारे स्टेमन होते हैं वो भी लंबे लंबे होते हैं, ताकि इजीली आके जब एंथर की डेहिसेंस हो तो आराम से आके जो हमारा पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे लैंड करे और आपस में इन लोगों का इंटरेक्शन हो। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट था पॉलिनेशन बाय विंड। एनीमोफिली का केस हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने इसमें बात करी है कि जो हमारे पॉलिनेशन करते हैं प्लांट्स थ्रू विंड वो कैसे दिखते हैं। पहली बात तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो ज़्यादा कलरफुल नहीं होते, इतने ज़्यादा वाइब्रेंट नहीं होते। ठीक है, और दूसरी चीज़ इनमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं होती क्योंकि ये नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अट्रैक्ट थोड़ी करना होता है किसी एजेंट को अपनी तरफ, दैट इज व्हाई दे आर नॉन फ्रेग्रेंट एंड नॉट वेरी मच वाइब्रेंट। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हमने डिस्कस किया दैट वाज कि ये लोग बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन्स रिलीज करते हैं क्योंकि इट इज मल्टी डायरेक्शनल, क्योंकि इनको कोई डायरेक्शन नहीं मिली हुई कि इनको कहाँ जाना है ट्रांसपोर्ट होके। ठीक है, तो और क्या चीज़ इसमें मैंने डिस्कस की है कि जो पोलन ग्रेन्स है ना, अब इनको ट्रांसपोर्ट होना है। ठीक है, विंड ने कैरी करना है तो इनका वेट भी कम होना चाहिए ना, इसीलिए दे आर ऑलवेज लाइट वेट एंड स्मॉल इन साइज। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ओके एवरीवन, क्लियर है ना सबको ये? ठीक है, तो अभी हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं इट इज पॉलिनेशन बाय वाटर, जिसको हम हाइड्रोफिली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोफिली है, तो आपने कितने अपने आसपास में एक्वेटिक प्लांट्स देखे होंगे?
कम ही देखी है ना, तो इसीलिए जो इट इज द रेयर मोड ऑफ पॉलिनेशन, क्योंकि अगर प्लांट्स कम है तो ये वाला फिनोमिना भी तो रेयरली होता होगा, ठीक है। होता है ये एंजियोस्पर्म्स में सिर्फ ऑलमोस्ट 30 जेनरा में होता है, ठीक है। वो भी सिर्फ मोनोकॉटिलिडन्स के केस में, मतलब मोनोकॉट्स के केस में होती है हमारी पॉलिनेशन बाय वाटर, और यू कैन से हाइड्रोफिली, ठीक है। तो अभी हम बात करने वाले हैं वाटर की, ठीक है। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। पॉलिनेशन बाय वाटर is known as hydrophily, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत रेयर कंडीशन है, ठीक है, रेयर फिनोमिना। दूसरी चीज, सिर्फ 30 जनरा में पाया जाता है ये एंजियोस्पर्म्स के, ठीक है, दैट टू इन मोनोकॉट्स, ठीक है, सिर्फ मोनोकॉट्स के केस में, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो ये हमारी हाइड्रोफिली होती है ना, ये दो तरह की होती है हमारे पास, ठीक है। इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप की होती है ये? सबसे पहले हमारे पास आती है एपिहाइड्रोफिली, देन हमारे पास आती है हाइपोहाइड्रोफिली। तो हम लोग एक एक करके ये क्या है एपी और हाइपोहाइड्रोफिली विद एग्जांपल्स इन केसेस को डिस्कस कर लेते हैं, राइट। अभी तक मैंने आपको हाइड्रोफिली के केस में क्या बताया कि ये बहुत ही रेयर फिनोमिना है, राइट। सिर्फ 30 जनरा में मिलता है एंजियोस्पर्म्स के केस में, वो भी सिर्फ मोनोकॉट्स के केस में। रेयरली हमें डायाकॉट्स के केस में पॉलिनेशन होती हुई दिखेगी थ्रू वाटर, ठीक है। बट यहाँ पे जो आपने पॉइंट स्टार लगा के नोट करना है वो ये है कि जो लोअर प्लांट्स थे ना हमारे, जैसे एल्गी, ठीक है, और हमारे ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, इसमें जो मोस्टली पॉलिनेशन है ना, water is required for pollination। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स है ना, मतलब अगर हम इसको कैसे समझेंगे कि अगर कोई भी एक्वेटिक प्लांट है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जो पॉलिनेशन है वो वाटर के थ्रू ही होनी है, दैट इज नॉट द केस, ठीक है। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, ऑल एक्वेटिक प्लांट्स डज नॉट नेसेसरली पॉलिनेट वाया वाटर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन्होंने पॉलिनेट वाटर के थ्रू ही करना है। अब इसकी एग्जांपल अगर हमें देखनी हो तो हम बात करते हैं इमर्ज एक्वेटिक प्लांट्स की, ठीक है। है तो ये एक्वेटिक प्लांट ही है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास है लोटस, ठीक है, आइशोनिया, जिसको हम
वाटर हाइसिंथ के बारे में नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वाटर हाइसिंथ को हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना। क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम क्या है? क्या है बताओ मुझे? टेरर ऑफ बंगाल, है ना। तो ये जो इमर्ज एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जैसे उसकी एग्जांपल्स है हमारे पास लोटस है, आइशोनिया है। तो इनके केस में क्या होता है, इसमें या तो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगी या किसी और एजेंट के थ्रू। है तो ये एक्वेटिक प्लांट है, बट इसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं हो रही है। तो ये पॉइंट यहाँ पे जस्टिफाई हो गया ना कि ऑल एक्वेटिक प्लांट डज नॉट नेसेसरीली पॉलिनेट वाया वाटर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। क्लियर है ना सब कुछ? अभी तक मैंने जो भी आपको हाइड्रोफिली के बारे में बताया, जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं, अब हम डिस्कस करने वाले हैं एपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली के बारे में। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, ठीक है, करें फिर आगे प्रोसीड अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपोहाइड्रोफिली के बारे में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी पॉलिनेशन होती है ना, वो पानी के बीच में होती है। तो इसकी जो एग्जांपल है ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नाम है। ठीक है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर हमेशा आपको किसी ना किसी मेडिकल एंट्रेंस में ना क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो क्या है अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं हाइपोहाइड्रोफिली की। क्या बताया मैंने, हाइपोहाइड्रोफिली के केस में क्या होता है? हाइपोहाइड्रोफिली के केस में होता है पॉलिनेशन अंडर वाटर, कि पानी के अंदर पॉलिनेशन हो रही है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम क्या देखेंगे? इसकी एग्जांपल है हमारे पास ज़ोस्टेरा। ठीक है, नाम बड़ा प्यारा सा है। ठीक है, और इसकी बात भी प्यारी है। ठीक है, ज़ोस्टेरा हमारा ओनली मरीन एंजियोस्पर्म है। ठीक है, क्या मतलब है हमारा इससे कि एक लौता मरीन एंजियोस्पर्म है ज़ोस्टेरा। ठीक है, जिसमें जो पॉलिनेशन है थ्रू वाटर होती है। क्या होता है, ये एक सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट है, पानी के अंदर रहता है। ठीक है, बट जो इसके एंथर्स होते हैं ना ज़ोस्टेरा के, वो फिलामेंटस होते हैं। क्या है इसका मतलब कि उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है हमारे पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी से, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ना ऊपर उठ के आ जाता है। ठीक है, जब वो मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। ठीक है, तो वो पानी के थ्रू आएंगे। ठीक है, स्टिग्मा पे आके लैंड करेंगे, देन वहां पे वो जर्मिनेट कर जाएंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने अभी तक? हम ज़ोस्टेरा का केस डिस्कस कर रहे हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, ज़ोस्टेरा हमारा एक लौता मरीन एंजियोस्पर्म है। ठीक है, क्या हो रहा है वहां पे कि जो वो प्लांट है ना, सबमर्ज्ड है, मतलब पानी के अंदर है, डूबा हुआ है पानी के अंदर। सबमर्ज मतलब डूबा हुआ। ठीक है, तो उसके एंथर्स हैं, बड़े बड़े फिलामेंटस एंथर्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ना पानी के साथ ऑलमोस्ट रिजेंबल करती है, जिसकी वजह से क्या होता है वो नीचे से उठ के ना ऊपर आ जाता है जब मैच्योर होता है। ठीक है, तो क्या होता है जब वो ऊपर सरफेस पे आ जाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है यहाँ पे, मतलब मेल फ्लावर अलग है और फीमेल फ्लावर अलग है। तो जब डेhiscence होगी एंथर की, तो पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। तो जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं वो थ्रू वाटर स्टिग्मा पे आ जाएंगे, फीमेल फ्लावर पे, और वहां पे आके जर्मिनेट हो जाएंगे। ऐसे हमारे ज़ोस्टेरा के केस में पॉलिनेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक डन होता है हाइपोहाइड्रोफिली। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज एपी हाइड्रोफिली। ठीक है, तो हमारे एपीहाइड्रोफिली की एग्जांपल क्या है? हाइड्रिला एंड पेलिसनेरिया। ठीक है, तो एपीहाइड्रोफिली के केस में
है कि वाटर के सरफेस पे पॉलिनेशन होती है, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? पॉलिनेशन टेक्स प्लेस on the surface of water, ठीक है। तो हम इसको ना वेलेस्नेरिया का एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो क्या होता है, जो वेलेस्नेरिया प्लांट होता है ना, अब आ जाके अपनी एनसीईआरटी में तो ये टॉपिक वेलेस्नेरिया प्लांट नहीं दिया हुआ, बट आई गेस आप लोगों के पास एमपी त्यागी की बुक होगी एलिमेंट्री बायोलॉजी, उसमें डायग्राम दी, वो बहुत प्यारा सा डायग्राम है। उसमें आप देखना कि जो वेलेस्नेरिया प्लांट है ना, ये भी एक सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये इमेच्योर होता है ना, तो इसका जो स्टिग्मा होता है ना, वो कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। कॉइल्ड माने तो ऐसे ऐसे, ठीक है, इस फॉर्म में इसका स्टिग्मा होता है, ठीक है। बट जब वो मैच्योर हो जाता है ना, तो वो खुल जाता है, ओपन अप हो जाता है और सरफेस पे आ जाता है पानी वाटर बॉडी के। तो फिर वहां पे क्या होगा, जब एंथर की डेhiscence होगी, पोलन ग्रेन्स आएंगे, तो वो आके स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, वहां पे जर्मिनेशन होगी। जब ये सारा प्रोसेस हो गया, ये स्टिग्मा फिर से कॉइल होगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अनकॉइलिंग क्यों होती है स्टिग्मा की? जस्ट इन ऑर्डर टू इंश्योर पॉलिनेशन, ताकि पॉलिनेशन हो पाए और जो हमारा प्लांट है वो वाटर के सरफेस पे आ पाए, ठीक है। समझ आ गए आपको दोनों पॉइंट्स? हमने पहले पढ़ा वाटर से पॉलिनेशन कैसे होती है, मतलब हाइड्रोफिली क्या है, ठीक है। देन उसके बाद हमने उसकी दो टाइप्स पढ़ी, एपिहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। एपिहाइड्रोफिली की हमने क्या एग्जांपल पढ़ी, अभी अभी डिस्कस किया है, बताइए मुझे। यस राइट, हमने इसमें दो एग्जांपल्स पढ़ी। सबसे पहली थी हमारे पास वेलेस्नेरिया और दूसरी थी हमारे पास हाइड्रिला, ठीक है। ये दोनों ही सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है। और हमने हाइपोहाइड्रोफिली की कौन सी एग्जांपल पढ़ी है? एग्जैक्टली, हाँ जी, हमने पढ़ी है जोस्टेरा, ठीक है। जोस्टेरा के बारे में मैंने आपको क्या पॉइंट याद रखने के लिए बोला है? इट इज द ओनली मरीन एंजियोस्पर्म, एक लौता मरीन एंजियोस्पर्म है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ पे हमारे एबायोटिक फैक्टर्स खत्म होते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया एनेमोफिली, देन हमने डिस्कस किया हाइड्रोफिली। अब हम जो बात करने वाले हैं, हम बायोटिक फैक्टर्स पे शिफ्ट होने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे पॉलिनेशन वाया इंसेक्ट्स, जिसको हम एंटोमोफिली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आज हम एक बार इसका एंटोमोफिली जो है जरा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, कल इसको हम इलैबोरेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि काफी लंबा टॉपिक है वो, तो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा। मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देती हूँ उसका, ठीक है, कि एंटोमोफिली के जो प्लांट्स, उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, राइट। कल हमने बहुत सारे बायोटिक फैक्टर्स डिस्कस किए थे ना, तो हम उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर रोल प्ले करता है पॉलिनेशन में, दैट आर इंसेक्ट्स, तो हम आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है कि जो पॉलिनेशन होती है ना थ्रू इंसेक्ट्स, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, या उस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली, ठीक है। अब जो मोस्टली पॉलिनेशन होती है ना हमारे हायर प्लांट्स के केस में, ठीक है, या यू कैन से एंजियोस्पर्म्स के केस में, वो हमारी इंसेक्ट पॉलिनेशन के थ्रू ही होती है, व्हिच मींस एंटोमोफिली के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो अब हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे इन प्लांट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो हम एक बार इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लें। पहली बात तो क्या होगी
वाइब्रेंट मतलब कलरफुल होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होगी, फ्रेग्रेंट होंगे। क्यों फ्रेग्रेंट होंगे, क्योंकि इनमें से फ्रेग्रेंस आ रही होगी। वाइब्रेंट और फ्रेग्रेंस क्यों आ रही होगी, क्योंकि इन्होंने इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, ठीक है। और ये जो फ्लावर्स है ना, ये सॉलिटरी मतलब सिंगल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और इनफ्लोरेसेंस में भी क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्लावर्स हैं वो सॉलिटरी फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और इनफ्लोरेसेंस में भी, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे याद रखने वाली, दैट इज इस केस में जो हमारे पोलन ग्रेन्स होंगे ना वो नॉन स्टिकी होंगे, ठीक है। क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स आर नॉन स्टिकी, ठीक है। अब मैं आपको ये पॉइंट करा रही हूँ तो मुझे एक और पॉइंट याद आया जो भी मेरे को हाइड्रोफिलिक के केस में डिस्कस करना चाहिए था, बट मेरा माइंड से स्किप हो गया। आप लोग यहाँ पे स्टार मार्क करके अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिए। जो हमारे जिस प्लांट्स में हाइड्रोफिली के केस में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ना वो म्यूसिलेज की कवरिंग के साथ कवर्ड होते हैं, ठीक है। क्या मतलब है इसका, क्यों है म्यूसिलेज की कवरिंग से, क्योंकि देखो अब इन्होंने पानी के अंदर रिलीज होना है, ठीक है, हाइड्रोफिली के केस में। तो ताकि पोलन ग्रेन डेसिकेट ना हो पाए, उनका डेसिकेशन ना हो, इस चीज से उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो खराब ना हो, डैमेज ना हो, इसीलिए उनके अराउंड म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। वैसे ही जो हमारे एंटोमोफिली के केस में जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं वो स्टिकी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिकी लिख दिया था, आप एक उसको इरेज करिएगा, स्टिकी होते हैं, ठीक है। और पोलन किट भी प्रेजेंट होती है। और बहुत सारे पोलन ग्रेन्स रिलीज किए जाते हैं। क्यों करते हैं बहुत सारे पोलन ग्रेन रिलीज, क्योंकि कुछ तो पॉलिनेट करने के लिए, ताकि पॉलिनेशन में हेल्प हो पाए, और दूसरा कि एडिबल पोलन्स भी वो रिलीज करते हैं ताकि जो भी प्लांट्स इंसेक्ट्स आ रहे हैं प्लांट पे वो उसको खा पाए, ठीक है। वो फ्लावर्स उनको रिवॉर्ड की तरह देते हैं, ठीक है। नेक्टर भी वो इसीलिए प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो इंसेक्ट्स को प्लांट्स अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। इसीलिए जो इंसेक्ट्स आते हैं ना पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए, वो फ्लावर से कुछ रिवॉर्ड भी लेके जाते हैं। तो वो रिवॉर्ड्स क्या क्या है, एक तो हमारा पोलन ग्रेन्स आ जाते हैं, दूसरा हमारे पास आ जाता है नेक्टर, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ सर्टेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे हर उस प्लांट में पाए जाते हैं जहाँ पे पॉलिनेशन वाया इंसेक्ट होता है, ठीक है। तो कल हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसकी, डीपली देखेंगे कि इंसेक्ट्स के केस में पॉलिनेशन कैसे होता है, ठीक है। जैसे आज हमने जब हमारा हाइड्रोफिली पढ़ा, हमने ज़ोस्टेरा का पढ़ा और हमने वेलेस्नेरिया का डिस्कस किया था, वैसे ही हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग ऑर्निथोफिली, ठीक है, कायरोपेटायरोफिली, ये वाला टॉपिक खत्म कर लेंगे अपना पॉलिनेशन का, होपफुली कल, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आप एक बार इसे कल रिवाइज करके आइएगा, ठीक है। तो फिर हम अपना नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक कंपाइल कर देंगे, ठीक है। होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस वीक और बाय मंडे और ट्यूसडे वी विल बी एबल टू कंप्लीट दिस होल चैप्टर, ठीक है। मैं ज़्यादा स्पीड इसीलिए नहीं पकड़ रही हूँ, आई वांट कि आप लोग मेरी स्पीड के साथ ना आपकी फ्रिक्वेंसी मैच हो, ठीक है। क्योंकि मैं अपने आप को भी आपकी तरह सोच के ही प्रिपेयर करके आती हूँ अपना लेक्चर, ठीक है। तो फिर हम कल मिलते हैं सेम टाइम पे, आप लोग रिवाइज करके आइएगा, ठीक है।
Thank you guys. Thank you for joining. We'll meet in the next class.